कैसे हैं आप लोग। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, जिसमें डिस्कस किए थे पहला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोबेसिक एसिड, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइबेसिक एसिड, देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। और आज डिस्कस करेंगे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। आज हम इसकी बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। अब देखो बेटा, अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो हम कहेंगे कि ये बेंजोइक एसिड है। बेंजीन रिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप एक प्लेन में है, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस से मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं है जो COH ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अगर हम फॉर्मिक एसिड से तुलना करें तो कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। जो बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन नेचर and position of substituents। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। साथ साथ एज वेल एज ग्रुप present at ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पर अगर बेंजोइक एसिड के करस्पॉन्डिंग कोई ग्रुप है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है बेटा? ये डिक्रीजेज रिजोनेंस ऑफ बेंजीन रिंग। डिक्रीजेज का एक तरह से कहते हैं डिमिनिश। खत्म करता है रिजोनेंस ऑफ बेंजीन रिंग विथ COOH ग्रुप। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, इसी को कहते हैं
ऑर्थो इफेक्ट। देखो, अगर बेंजीन रिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्लेन में है और अगर हम इस ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दें तो ये इस ग्रुप का इस COH ग्रुप के साथ रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से ये जो COH ग्रुप है ये ड्यू टू हिंड्रेंस COOH ग्रुप goes out of प्लेन। जब आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट रेजोनेंस के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ऐसे केस में हम कह सकते हैं क्या कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स are more acidic than benzoic acid। क्यों? बता दिया कि COH ग्रुप और बेंजीन रिंग की प्लेनरिटी खत्म हो जाती है जब हम ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा देते हैं। इसी को कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट या स्टेरिक इनहिबिशन। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, कहीं इसको देखा गया बेटा SIR भी कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो ऑर्थो ग्रुप के चलते COH ग्रुप बेंजीन रिंग के प्लेन से बाहर हो जाएगी। COH ग्रुप को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा रेजोनेंस के चलते, यह रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड कम एसिडिक है इससे, तो मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक कारण है। क्या कारण है बेटा? हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कह सकते हो कि लार्जर द ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ही ज्यादा बड़ा होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज्यादा होगा एंड फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एग्जाम्पल, हम बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड का। तो लार्जर द ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे अगर हम एल्काइल ग्रुप को देखें तो ये कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे। तो दिस विल बी मोर एसिडिक। एल्काइल को थोड़ा सा छोटा कर दें, आइसोप्रोपाइल।
दिस विल बी मोर एसिडिक, एल्काइल ग्रुप को और छोटा कर दें, इथाइल, एंड दिस विल बी मोर एसिडिक देन अगर हम यहां मिथाइल लगा दें। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन्स की बात करें तो लार्जर साइज हाइड्रोजन का आई साइज छोटा करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। क्लोरीन, यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस में होगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो आर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स इज मोर एसिडिक। जितना ही बड़ा होगा आर्थो ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब आर्थो इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये ए हो सकता है कोई नाइट्रो ग्रुप बड़ा ग्रुप होना चाहिए, ईस्टर ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप, या हाइड्रोजन इत्यादि, ऐसा कोई ग्रुप हो तो ऐसे केस में आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड इररिस्पेक्टिव ऑफ आर इलेक्ट्रॉन देने वाला है या नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। हर केस में आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अब हम इन ग्रुप्स के पोजीशन के आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड, नाइट्रो क्या है? अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा आर्थो और पैरा पर, तो आर्थो पर तुम वैसे ही कह रहे हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस या आर्थो इफेक्ट है, तो हम कहेंगे कि आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। देन यही नाइट्रो अब इस पोजीशन पर बताया था -m इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इट विल बी मोर एसिडिक। अगर यही नाइट्रो मेटा पोजीशन पर है तो बताया था -i रेजोनेंस नहीं होगा, COH ग्रुप को बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन COH ग्रुप से नहीं खींचाएगा, एंड दिस विल बी मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। So this is acidic strength order of nitro substituted benzoic acid। इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण लें, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, मान लो हमने यहां मिथाइल लगा दिया। नेचुरली दिस इज आर्थो इफेक्ट, इट विल बी मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। फर्दर
दिस विल बी मोर एसिडिक देन मेटा पे मिथाइल, क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस आई है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एंड इट विल बी मोर एसिडिक देन, अगर यहाँ CH3 है, हम बताए थे कि आर्थो और पैरा पे अगर CH3 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है। यहाँ मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन है, देने वाला ग्रुप है, ये क्यों ज्यादा एसिडिक हुआ, आर्थो इफेक्ट है, रिपल्सन होगा, सीओएच ग्रुप प्लेन से बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा रिंग को रेजोनेंस के थ्रू। तीसरा, अगर हम दिस इज मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इसी तरह से अगर हम हैलो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, हैलोजन का हम लोग पढ़े हैं, माइनस आई इफेक्ट होता है, लेकिन यहां क्या हो गया, आर्थो इफेक्ट, दिस विल बी मोर एसिडिक देन डिस्टेंस डिपेंडेंट, माइनस आई, देन it is at para, then benzoic acid. This is order of chloro substituted benzoic acid. तो एसिडिक स्ट्रेंथ halogen at inductive, but again it is an ortho, तो ortho effect, it will be more acidic, and this is the correct order. माइनस आई ये भी है, माइनस आई यहाँ भी है, फिनाल में कैसे इफेक्ट कर रहा है, रेजोनेंस से कैसे खींच रहा है, हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि अगर डिफरेंट ग्रुप्स इनके पैरा पोजिशन पे हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट पैरा पोजिशंस, इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट पैरा पोजिशंस, देखो हम यहां पैरा पे नाइट्रो लगा दें, पैरा पे क्लोरीन लगा दें, पैरा पे हाइड्रोजन लगा दें, है ही हाइड्रोजन, कुछ नहीं है तो यहां मिथाइल लगा दें, और यहां मिथॉक्सी ग्रुप लगा दें, तो ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर if different substituents are at para positions, कारण इस ग्रुप का क्या बताया था बेटा, पैरा पे माइनस एम हाइड्रोजन, माइनस आई ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा COH से, या कोई खींचने वाला नहीं है, ये देगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। और हम पढ़े हैं कि यहाँ प्लस एम एलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस एम इज मोर डोमिनेटेड ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एम से कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो लिस्ट एसिडिक हो गया जहां प्लस एम है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अगर हमारे पास माइनस एम है। इसमें देखा जाए आर्डर में बताया था कि हम यहां अगर CN लगा दें, माइनस एम का ऑर्डर बताया था, तो दिस इज फर्दर, ये भी माइनस एम है, माइनस एम ऑफ नाइट्रो इज मोर देन CN, माइनस एम ऑफ साइनाइड ग्रुप, साइनो ग्रुप, तो ये ऑर्डर हो जाता है।
तो माइनस एम का ऑर्डर के आधार पर जो आपको बताया गया है दिमाग में रखिए उसको, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आप बता सकते हैं। सिमिलरली अगर यही ग्रुप मेटा पोजीशन पर हैं तो मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट देखेंगे, माइनस आई या प्लस आई। इनमें से माइनस आई का ऑर्डर बताया था कि इसका माइनस आई ज्यादा होगा इससे, फिर ये ईथर है, और ये क्या है, प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो माइनस आई ऑर्डर पता है हमें, यानी O2 इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन OCH3 ग्रुप। तो ये हो गया, अगर मेटा पोजीशन का डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये सब ऑर्डर पूछे जाते हैं। तो दिस इज acidic strength order if different substituents are present at meta positions। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद सॉल्ट, अगर रिएक्शंस दिया है तो हम कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं फिजिबल है। तो फिजिबिलिटी जानने के लिए या कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये पहचानने के लिए हमें एक लैंग्वेज दिमाग में रखना पड़ेगा। और अगर ये लैंग्वेज आपके दिमाग में है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है आप बता सकते हैं। तो हम ऑर्डर देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद सॉल्ट, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो reaction of acid with salt, देखो एक सीधा साधा रिएक्शन समझने की कोशिश करो। सोडियम एसीटेट HCl से रिएक्शन करे और कोई आपसे पूछे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बिना देखे वैसे ही बोलते हो कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, ये HCl है, तो बन गया CH3COOH और NaCl। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम एसिड को पहचाने, तो HCl क्या है, एसिड है, ये क्या है, साल्ट है, ये क्या है, एसिड है। हमें पता है कि HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड और ये क्या है, वीक एसिड। तो अगर हम ये पता कर लें कि रिएक्टेंट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रोडक्ट साइड में किसी रिएक्शन में, तो लैंग्वेज होगा स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड फ्रॉम वीक एसिड सॉल्ट। ये लैंग्वेज अगर पता है बेटा तो कोई रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो
अगर हमारे पास एसिटिलीन है, या चलो टर्मिनल एल्काइन की बात कर रहे हैं, और हम KOH से रिएक्शन करें, तो लड़का क्या लिखेगा, ये लिख देगा और वाटर लिख देगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करो तो पता चलता है कि ये है और ये वाटर है, तो वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्काइन 1। तो ये वाटर कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में। ये कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है इस रिएक्शन में, वीक एसिड। अब देखो रिएक्टेंट में वीक एसिड है, प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ये रिएक्शन कब फिजिबल होगा, अगर रिवर्स डायरेक्शन में सोचें, इसको रिएक्टेंट ले लें और ये प्रोडक्ट ले लें, तब तो रिएक्शन होगा। लेकिन ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन या सेटिस्फाई नहीं है कि स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड फ्रॉम वीक एसिड सॉल्ट। वीकर एसिड will never displace strong acid from weak acid as from strong acid salt. क्लियर? तो क्या कह रहा हूं, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन ये देखना है कि फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन is possible only if a reactant site has a stronger acid than product site। ये रिएक्शन कब होगा एल्काइन का, अगर हम इसी एल्काइन पर सोडामाइड डाल दें, तब जो रिएक्शन प्रोडक्ट हमें आ रहा है वो मान लो हमने ऐसे लिख दिया। अब इतना ही दे दिया जाता है बेटा कि होगा कि नहीं होगा, बस ये देखना है कि ये साल्ट किसका है, अमोनिया का साल्ट है, तो अमोनिया है प्रोडक्ट साइड में आएगा। तो अमोनिया क्या है, दिस इज वीक एसिड, किससे, एसिटिलीन टर्मिनल एल्काइन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां रिएक्टेंट साइड में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां क्या है, वीक एसिड है। तो ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा और ये रिएक्शन होगा। इन सिमिलर वे अगर हम कुछ और उदाहरण देखें कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, अगर ये जानने की कोशिश करें कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है इस पर कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। क्या सोचना है बेटा कि रिएक्टेंट साइड में हमें पहचानना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए प्रोडक्ट साइड से, तो रिएक्टेंट साइड मस्ट हैव स्ट्रॉन्गर एसिड देन द प्रोडक्ट साइड। ये आईटी का सवाल था। कि क्या ये रिएक्शन होगा। अब देखो ये साल्ट किसका है, एस्टिक एसिड का सोडियम साल्ट। ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसका मतलब अगर रिएक्शन करेंगे तो रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोडक्ट में वीक एसिड है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है, होगा।
कोई ग्रिग्नॉर रिएजेंट है, कोई अल्कोहल ले रहे हैं, ये भी आईआईटी का सवाल है। तो हमें ये एल्केन बना और ये प्रोडक्ट बना। अब देखो ये अल्कोहल है और ये एल्केन है, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्केन इज द वीकेस्ट एसिड। तो ये रिएक्शन फिजिबल है क्योंकि रिएक्टेंट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड है प्रोडक्ट साइड से। सिमिलरली अगर हम इनका आपस में रिएक्शन करवाएं तो क्या ये रिएक्शन होगा? अब ध्यान दो, इसका जो एसिड बनेगा, इस साल्ट का एसिड, यहां H आएगा, तो दिस इज पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और ये बेंजोइक एसिड। तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड प्रोडक्ट साइड में अगर हम सोचें तो यहां ये साल्ट बनेगा दूसरे एसिड का, यहां प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्टेंट में वीक एसिड है इससे, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेटा जितनी कंसेप्चुअल बातें हैं एक एक करके समझने की कोशिश करिए। मैं गिरजेश दुबे, हम बताए थे कि रेजोनेंस में 13 साल पढ़ाया हूँ। अब अपने होम टाउन गोरखपुर में एडोजिंग नाम से इंस्टीट्यूट शुरू किए हैं। उम्मीद है कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझसे सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप नंबर को पे कॉल करिए और हमसे सीखने की कोशिश करिए। हम क्लासेस शुरू कर चुके हैं, आईआईटी मेंस का भी शुरू हो गया है, साथ साथ नीट्स के लिए भी क्लासेस चल रहे हैं। तो आप सीखिए, जितना हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। 30 आवर्स रिवीजन मैंने दिया है, एक दिन में 2 क्लास, 15 दिन में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।